देखिए, मैंने जब 2 जून 2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिख कर दिए थे, और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमज़ोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं, हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको। चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मरतबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया, बताइए, कितने मरतबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो ये इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब आप एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा।
बिहार का इलेक्शन होगा, बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे? आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे? आप क्यों कराएंगे? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई, क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है, और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना, विधानसभा बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए तो कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का होगा पैसे अलॉट होंगे, और फिर उसके बाद झारखंड का होगा पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाना तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। सर, लेकिन जो हाई लेवल कमेटी है, सारे स्टेक होल्डर से बात करके सबकी राय शुमारी करने के बाद ये रिकमेंडेशन दिया है, नंबर 1। दूसरा, एक मिनट, आपने राय शुमारी की तो कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है ना? क्या कोई कोविड कमेटी भारत के फेडरलिज्म खत्म कर देगी? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक लेजिस्लेचर का एक फिक्स टेन्योर, उसको खत्म कर देंगे आप? सर, वन नेशन वन इलेक्शन से फेडरलिज्म कहां? बिल्कुल है, फेडरलिज्म है। तो अगर मैं तो बता रहा हूं ना आपको, एक स्टेट का एक टेन्योर होता है असेंबली का, आप कैसे कटल करेंगे उसको? कर्नाटका का इलेक्शन आप बोलेंगे 29 में करा दो, उनका तो पहले इलेक्शन होना चाहिए कर्नाटका का। आप कौन होते भाई? स्टेट की जनता का आप क्यों छीन रहे हैं? कर्नाटका की जनता बोलेगी भाई मैं इसको पसंद करूंगा, नहीं पसंद करूंगा। यूपी की जनता बोलेगी। आप कौन होते बैठकर करने वाले दिल्ली से? आप यही चाह रहे हैं सेंट्रलाइज हो जाए हर चीज। पहले आप देखिए कि आज साउथ इंडिया में कितना गम और गुस्सा है। 100 रुपये हम देते तो तेलंगाना को कितने पैसे आते? कितने पैसे आते कर्नाटका को? ये सब आर्गुमेंट्स निकलेंगे उसमें। आप पहले करवाइए सेंसस कास्ट का, आप पहले करवाइए, कानून लाइए, 50% रिजर्वेशन को ब्रीच करिए, वो करिए ना आप वो नहीं करना चाह रहे। आप युवाओं को नौकरी का कानून बनाइए, वो नहीं करना चाह रहे आप जो पॉलिटिकली बीजेपी को फायदा हो सकता है, नेशनल पार्टी को, अब वही करने जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि इस देश में सर आजादी के बाद से पहले चुनाव से लेकर 1967 तक वन नेशन वन, ये आर्गुमेंट पुराना है ना। था सर, यही था उसका। 68, 69 में कुछ स्टेट में डिसोल्यूशन हुआ असेंबली का, पहले इसकी वजह से वन नेशन वन कोड ऑटोमेटिकली उन स्टेट में इलेक्शन होता है। लेकिन आजादी जब हुई उसके बाद जब चुनाव हुए 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। आप ये एक सुन लीजिए, मैं समझ गया। आप ये बताइए, आजादी के बाद, आजादी के बाद कितने रीजनल पार्टीज थे भाई? एक कांग्रेस थी, फिर आपके स्वतंत्रता पार्टी थी, और दूसरे जनसंघ थी, और उसके बाद कितने पार्टीज बने? कम्युनिस्ट पार्टी थी हाँ, अब तो इतने पार्टीज हो गए। आप वो टाइम पे ले जाना चाह रहे, यही तो कह रहा हूं ना मैं। आप वही टाइम पे लेके जाना चाह रहे कि सिर्फ मैं रहूं हीरो और कोई ना रहे, मैदान मेरे लिए साफ है और मैं चलता रहूं। ऐसा नहीं होने वाला है। आपने कहा कि रीजनल पार्टियों को खत्म करने की साजिश है, केवल नेशनल पार्टीज को बढ़ावा देने की। तो क्या आप बतौर रीजनल पार्टी सदर और दूसरी रीजनल पार्टियों से कंसल्ट करके इस चीज को उठाएंगे? एक कोई कॉकस या नहीं नहीं, देखिए ये सवाल अभी उठता ही नहीं है। मैं अपनी राय देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं शुरू से प्राइम मिनिस्टर की जो उस वक्त मीटिंग हुई थी,
उस वक्त मैं और लेट येचुरी साहब ओपनली मुखालिफत किए थे और उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल हो गया था एकदम, क्योंकि जितने पार्टीज थे वो मोरलेस सपोर्ट कर रहे थे। अब किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा मैं, बास का एम्बिग्यूअस स्टैंड था, मगर क्लियर कट स्टैंड हमारा और येचुरी साहब का था कि हम इसके खिलाफ हैं। और नरेंद्र मोदी उस मीटिंग अच्छी तरह याद है, अगर मिनट्स है तो निकाल के दे दे गवर्नमेंट। मोदी ने कहा कि देखिए महाशय ऐसा बोल रहे हैं कि हमको फायदा होगा और नेशनल पार्टीज को फायदा होगा। मिसाल दिए मोदी, देखिए जगन आंध्रा में उस वक्त क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ। मोदी हम नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती कि रीजनल मुद्दा कभी बने चुनाव में। सर आप विरोध के नाम पर इकलौता विरोध करते हैं, अकेले विरोध करते हैं, विरोध करके बैठ जाते हैं। जब विरोधियों को साथ आने की, खड़े होने की बात होती है तो आपने, इसीलिए आप टीम बी टीम होने का आरोप नहीं, नहीं, आप विरोध करके बस बैठ जाते हैं। विरोध नहीं, देखिए अब देखिए, तभी तो आप यहां पर आए हैं ना, वरना क्या आते क्या आप? इतने लोग माशाल्लाह, देखिए इतने लोग आ गए एक दीवाने को सुनने को, तभी तो कुछ है ना कि हमारी बात में सब्सटेंस है। ऐसी तो बात नहीं, विरोध करना जमहूरियत का हिस्सा है। अगर विरोध नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। रीजनल पार्टी से कंसल्ट करके नहीं, हम इसके, मेरा बोलना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के AIMIM पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। जनता के पास भी जाकर हम बताएंगे कि आपका नुकसान होने वाला है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए बन जाएगी, क्या काम करेगी भाई? वो प्रदेश का मुद्दा कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा। अब इतना बड़ा स्टैचू गिर गया छत्रपति शिवाजी का, अपन सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर एक चुनाव होगा तो मोदी बोलेंगे मैं ही सबसे बड़ा हूं, बस मुझे देखो, मैं बोल रहा हूं। कभी नहीं बनेगा। अब उत्तर प्रदेश में मोदी ने कहा था कि वो जो जानवर रोडों में भाग रहा है, थर्ड फेज के बाद कहा वो जानवर आज भी फिर रहा है, खा रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके खिलाफ है, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए ठीक नहीं है। चुनावों को नजर में रखते हुए 2027 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसको लेकर शायद बीजेपी ये कर रही है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में उतना बेहतर नहीं हुआ है। क्या लगता है, ये उत्तर प्रदेश के चुनावों को नजर में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है? मैंने हो सकता इसी सवाल के साथ हो सकता सवाल है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है, तो जो अब दीगर राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या उसके नतीजे भी इस बात को बता सकते हैं कि पब्लिक इससे सहमत है नहीं है? वो एक मसला हो सकता है, मुद्दा हो सकता है आपके लिए और विरोधी पार्टियों के लिए। क्या मुद्दा होगा? जनता फैसला देगी अपना। ये तो लग रहा है कि हरियाणा बुरी तरह हारने वाले हैं बीजेपी, और फिर लगता है कि कश्मीर में इनका खाता नहीं खुलेगा। जम्मू में मुकाबला होगा। अगर जम्मू के मुसलमान मुत्तहदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर भी इनका बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। हरियाणा में तो बुरा हाल है, जितना हम सुन रहे हैं, खुद बीजेपी में रिवोल्ट है। सर आपके शहर हैदराबाद में एक बड़ी घटना घटी है। KTR ने ट्वीट करके भी बताया 68 बच्चों का मौत हुआ है गांधी हॉस्पिटल में, और उससे ज्यादा कई महिलाएं भी मरी। टोटल 70 के करीब मौतें हुई हैं सिर्फ अगस्त के महीने में। तो आप नहीं, वो बोलना क्या चाह रहे? वो उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी मौतें कैसे हो नहीं, एक महीने में? एक नहीं तो कैसे मौत हुई वो बोल रहे हैं, वो रीजन बता रहे हैं क्यों मौत हुई है। हाँ, नहीं वो बता रहे हैं कि क्यों मौत हुई है। भाई अस्पताल में कोई जीता भी है, अगर कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है तो यकीनन इंक्वायरी होगी ना। अस्पताल में अगर कोई इंतकाल हो रहा है किसी का तो नेग्लिजेंस है तो बताइए, वो बोल सकते हैं। मेरे को तो, मैं देखा नहीं उनका क्या वो ट्वीट किए, क्या वो एक्स पे किए क्या? अच्छा, एक्स पे किए। और उन्होंने पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो जाके वहाँ हॉस्पिटल में जो पीड़ित हैं उनसे बात करेंगे और उसकी चीजें जानने की कोशिश करेंगे।
आप शहर हैदराबाद जा सकते वो नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं भाई, कौन रोका उनको? कहीं भी जा सकते हो, उनको जाना चाहिए। अच्छा है, जा रहे हैं, जाना चाहिए। आप सांसद हैं, आप क्या कर रहे हैं इस घटना पे? अरे भाई मेरे को नहीं, मैं तो अभी सुना हूं ना, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उस्मानिया आता है, मैं तो गवर्नमेंट को बोलकर नई बिल्डिंग बनवा रहा हूं, मैं तो कामयाब हो गया नई बिल्डिंग में। जो उस्मानिया की बिल्डिंग मैं तो बोल बोल के थक गया था इन लोगों को, बनाओ या तोड़ो, तो ना वो बनाए ना तोड़े। अब कम से कम रेवंत रेड्डी ने मेरी बात सुन ली, चीफ मिनिस्टर ने, और वो गोशामहल स्टेडियम में नई हॉस्पिटल बन रहा है उस्मानिया का, मैं शुक्रगुजार हूं। वो पूरे बेहतरीन बहुत बड़ी इमारत तामीर होगी अस्पताल के लिए। तो अब ये जो अभी आप इनके बारे में बोल रहे हैं, मैं तो मालूम करूंगा कि भाई अगर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है तो हम कुछ बोल सकेंगे, वरना गैर जरूरी कि हम वो डॉक्टर्स को क्यों आप इल्जाम लगाएंगे। देखिए गांधी हॉस्पिटल में 98% पूरे गरीब जाते हैं, उस्मानिया में गरीब जाते हैं, वहां पर उनके लिए वो बहुत बड़ी एक सहूलत है। अब कुछ हो रहा है तो नहीं मालूम, मैं बैठकर यहां पर वहां के डॉक्टर्स की उंगली नहीं उठा सकता, और मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं बैठकर सिर्फ बोलूं ये जिम्मेदार हैं। भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम पूछेंगे, मालूम करेंगे, सुप्रिटेंडेंट से बात करेंगे उसके बाद। केंद्र सरकार का कहना है कि 80% रेस्पोंडेंट्स जो थे इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सबने सपोर्ट किया। जिन्होंने नहीं किया है, जिन पार्टी ने नहीं किया है, अंदरूनी प्रेशर के चलते उनको भी कल करना ही पड़ेगा। अब अंदरूनी प्रेशर क्या पड़ने वाला नहीं मालूम मेरे को, अंदरूनी प्रेशर क्या होगा नहीं मालूम क्या होगा। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सारी चीजों का जो भी आपने सवाल उठाए उनके बारे में भी कमेटी में चर्चा हुई होगी और उसके बारे में भी कुछ सलाह मशवरा हुई होगी? क्योंकि जब आप सवाल उठा रहे तो ये सवाल तो पहले से जहन में थे और आपने पहले ही आपत्ति जताई। देखिए गुजरात में एक मामूली सा वक्फ बोर्ड नहीं बना सकते ये लोग। 96 से प्रोसेस शुरू हुआ, कोर्ट को गए, कोर्ट उल्टा करते गए, गलत फैसले लेते गए। अब कोविंद साहब को तो बनाए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? यही बोल सकते हैं कि ये हमारा जो स्टैंड है हम उस पर कायम रहेंगे। अब वो अगर कल सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा बताइए? अगर ये बीजेपी की सरकार गिर गई 2026 में, फर्ज करिए, अल्लाह करे हो जाए, नहीं मालूम, अगर गिर गई क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे? टेन्योर क्या होगा उसका? आप बोलेंगे नहीं टेन्योर होगा 29 तक ही, या फिर टेन्योर होगा 5 साल का। क्या है बताइए ना आप। मैं ये तो बोल रहा हूं भाई, भारत की जनता एक फैसला देती है, आप कौन होते भाई फैसला बदलने वाले? सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर वापस से बयान आया है। हाँ बोलिए। कहा है हाँ। कि कुछ ही दिनों में वापस बिल लाया जाएगा। अमित शाह को ये जेब नहीं देता कि वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। जब स्पीकर ने इसको जॉइंट वर्किंग कमेटी के हवाले किया है और जॉइंट वर्किंग कमेटी अपना काम कर रही है और वो रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट को आई भी नहीं, अभी से अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये तो अमित शाह एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, अमित शाह लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर उनको कोई राइट नहीं है कि आप लेजिस्लेचर को प्रेशराइज करें। आप प्रेशराइज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को कि विंटर सेशन में ला लो रिपोर्ट को। आप होते कौन है? भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव है। आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है अमित शाह, आप होते कौन है हमारे को प्रेशराइज करने के लेजिस्लेचर को? आपको कोई राइट नहीं है लेजिस्लेचर को आप प्रेशराइज करें, और आप डरा रहे हैं लेजिस्लेचर को ये कहकर। सर, ये बुलडोजर वाले इशू पे जो सुप्रीम कोर्ट का आया, नेक्स्ट हियरिंग का कुछ नहीं करने के लिए जो हिदायत। हाँ नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो 1 अक्टूबर को गाइडलाइंस देगा, हम तो बेचैनी से इंतजार में उन गाइडलाइंस के। 1 अक्टूबर तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई आप बुलडोजर को ग्लोरीफाई कर रही थी बीजेपी, संविधान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ बुलडोजर हो रहा था। और आप देखिए, अगर किसी एक मोहल्ले में 50 घर हैं,
और सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है अब्दुल रहमान का, तो आप ये बता रहे हैं कि वो पूरा मोहल्ला इलीगल नहीं है, सिर्फ यही इसका घर इलीगल है। ये कौन सा है? तो नफरत की मिसाल है ये तो कम्युनलिज्म है पूरा ये बीजेपी का। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कैसे कैसे वाकयात हुए, दिल्ली में। देखिए, जो भी सरकार तोड़ना चाह रही है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको, नोटिस देना पड़ेगा आपको। आप मनमानी नहीं कर सकते। कोर्ट का स्टे है तो भी तोड़ दे रहे आप। इलाहाबाद में वाइफ के नाम पे घर है, क्योंकि उसने CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, आपने पति को नोटिस दे घर तोड़ दिया आपने। तो ये तो जुल्म है ना। इसमें आप मेरे मालूम था आप पूछेंगे, मेरे जवाब में वो भी शामिल है। सर, गणपति विसर्जन के दौरान कर्नाटक में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में नहीं, तेलंगाना में कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना में पीसफुल रहा, दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलकर। हाँ, थोड़े बहुत है बात, जहरीले लोग हैं, वो अपनी कोशिश करते रहते हैं, मगर तेलंगाना में पीसफुल हो गया। कल जलगांव में वहाँ पर कुछ हो रहा था रात में, तो वहाँ के मैं जलगांव के SP से बात किया, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बोले हम पूरा एक्शन ले रहे हैं, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। कर्नाटका में हुआ 2-3 जगह पर, तो अफसोसनाक बात है, नहीं होना था। मिलाद का जुलूस होने वाला है सर, कुछ अपील करेंगे, कुछ मैसेज? नहीं, हम तो ये भी पुरअमन जाएगा, पुरअमन जाना चाहिए और पीसफुल जाना चाहिए। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए तो मिलाद कमेटी ने गणेश विसर्जन को सामने रखकर उसको 5 दिन के लिए उसको मुलतवी किया, अमन के लिए, पीस के लिए। हमारा खुद पार्टी का पिछले 55-60 साल से हमारा जलसा होता है, तो वो विसर्जन से 1 दिन पहले मुशायरा और जलसा होता था, हमने उसको 1 वीक पोस्टपोन कर दिया। हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा डिसीजन, कभी हमने ऐसा पोस्टपोन नहीं किया था। हमने फैसला लिया कि चलिए तेलंगाना के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैदराबाद में विसर्जन से 2 दिन पहले से भी गणेश उठाना शुरू हो जाते, तो हम बोले पीसफुल तरीके से हो जाए, फिर हम अपना पब्लिक मीटिंग करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मिलाद जुलूस भी पीसफुल जाएगा। और मैं तमाम लोग जो उसमें शिरकत करेंगे उनसे भी अपील करूंगा कि आप याद रखिए कि हैदराबाद का अमन, तेलंगाना का अमन बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरा पुलिस से कोऑपरेट करिए। और अपनी आप, ये एक पॉलिटिकल जुलूस नहीं है, बल्कि एक ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में आप हम निकल रहे हैं। तो वज़ू से रहिए, और जहाँ पर मस्जिद में अज़ा होगी वहाँ नमाज़ पढ़िए। किसी को भी अपने जुलूस से तकलीफ़ मत होने दीजिए, किसी को भी, और ये बहुत ज़रूरी है। इजराइल का मेजर अटैक कैसा देखते हैं सर? बहुत लोग मर गए, कई लोग। इजराइल जो है दुनिया का सबसे रेसिस्ट कंट्री है। अपार्थाइड अगर कहीं जिंदा है दुनिया में तो इजराइल में जिंदा है। और इजराइल में पैलेस्टाइन के लोगों के लिए रोड अलग है, और इजराइलियों के जो सिटीजन है उनके लिए रोड अलग है। वेस्ट बैंक और गाजा एक ओपन प्रिजन बन चुका है। इजराइलियों ने 40,000 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया है अपने टेररिज्म की वजह से। इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया, 15,000 से ज्यादा महिलाएं मर गई हैं, 13 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके हैं, कोई अस्पताल बाकी नहीं रहा। और ये दुनिया ये देख रही है तमाशा। अभी अमित शाह जी का एक्स में पोस्ट आया है जिसमें से एक जो उन्होंने बात की, दिस रिफ्लेक्ट्स मोदी जी's iron will to bolster our democracy through clean and financial efficient elections and accelerate economic growth। क्या क्या क्लीन है क्या? फिर से पढ़िए जरा वो। This reflects Modi ji's iron will to bolster our democracy through clean and financial। रुक जाइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था? फिर अमित शाह बोलो, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था बोलिए। अरे कुछ तो बोलो यार, इतने तो कान में फूल नहीं है हम जनता के। इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो आपने मलाई खा ली, आपने तो पैसा उन गोश्त की फैक्ट्री वालों से तक लिया
10 करोड़ रुपये लिए। क्लीन इलेक्शन फाइनेंस, अबे इलेक्ट्रल बॉन्ड तो आप तो भाई, आप तो माने खारून का खजाना भी कम हो जाएगा आपके सामने, इतना मिला आपको। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था? वो क्लीन था। वो क्या क्या नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में, क्या क्या आप लोगों ने उसके बारे में स्टोरीज लिखी। तो ये नहीं है, ये सब ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट 10 साल से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ क्या? अब देखिए कितना, अब एक जुमला बोल दिए, अब कल से शुरू हो जाएगा। 10 साल से आपका इकोनॉमिक एक्सेलरेशन इसलिए हो क्योंकि आपने डिमोनेटाइजेशन बोला, हाँ, फिर आपने कहा कोविड को बोल दिया, फिर आपने कह दिया कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। कितने बहाने बनाएंगे? आपकी पूरी पॉलिसीज गलत है, जिससे देश का गरीब, किसान और खास तौर से युवा परेशान है। भाई 10 साल में आपने क्या दिया? अनएम्प्लॉयमेंट कितना भारत में ज्यादा है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाईएस्ट युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है। आपने तो जीएसटी उस हेल्थ के उस पर भी लगा दिया आपने, इंश्योरेंस के ऊपर भी। क्या बात कर रहे हैं सर? असम सीएम ये ट्वीट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनलॉक्ड बायोमेट्रिक्स ऑफ ओवर 9 लाख पीपल। हाँ, The government of India has unlocked biometrics of over 9 lakh people from Assam who were affected during the NRC. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनलॉक्ड Unlocked biometrics of over 9 lakh people from Assam who were affected during the NRC process. अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के बोलना पड़ेगा पूरा। हो गया साहब?